स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं आवर यूनिवर्स कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम तायंग से मिलते हैं, जो कि एक फोटोग्राफर है और अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस होता है और काफ़ी अच्छे से काम को करता है। दूसरी तरफ हम यूनजू से मिलते हैं। जून एक सिंपल लड़की है और खाना डिलीवरी करने का काम करती है और पैसे बचाने में काफ़ी एक्सपर्ट होती है। स्टेप काउंट करके भी पैसे कमाती है और जहाँ भी सेल लगी होती है वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि सस्ती चीज़ों को ये छोड़ती नहीं है। इसकी बड़ी बहन यूनजू भी इसी की तरह होती है। दोनों बहनें सेल का माल लूट कर घर पर आ गई होती है और खाना खाते हुए यूनजू ने कहा कि जून, तुम्हें अपने कोर्स को चेंज नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ग्रेजुएशन करके एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए और मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। ऐसे बाहर काम मत करो तुम। जून कुछ कहती नहीं है। खाने के बाद इसे घर में एक रिंग मिलती है जो इसकी बहन ने खरीदी होती है और तभी इसको याद आता है कि इसकी दीदी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम वूजिन होता है। वूजिन की बात कर लूँ तो ये एक पुलिस ऑफिसर है और जून इससे मिलने आई होती है और बताती है कि देखो, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए रिंग खरीदी है, वो तुम्हें प्रपोज करने वाली है, लेकिन मेरी वजह से नहीं कर रही है क्योंकि मैं उसके ऊपर बोझ हूँ और वो मुझे छोड़कर ऐसे जा नहीं सकती है शादी करके। तो तुम ही उसको जाकर प्रपोज कर दो और हमें एक फैमिली मीटिंग के लिए भी मिलना चाहिए। यहाँ पर हम टायोंग को देखते हैं, क्लब में फन कर रहा होता है, शराब पी रहा होता है। इसके काफ़ी चर्चे होते हैं, लड़कियाँ काफ़ी इंप्रेस है इससे कि काफ़ी अच्छा फोटो खींच लेता है ये। तभी टायंग का बॉस, जो कि इसका दोस्त भी है, आकर बोलने लग गया कि हाँ, ये टायंग ये तो अनाथ है, ऑर्फनेज में पला बड़ा है, कुछ नहीं आता, गंवार है एक नंबर का, और गंदे वर्ड यूज कर रहा होता है। टायंग बोलता है, बॉस मैं जैसा भी हूँ, मेरे कमाए हुए पैसों से पलते हो तुम, खर्चा चलता है तुम्हारा। और ये सुन के बॉस भड़क गया होता है और फिर हमें सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। टायंग का असिस्टेंट, जो कि उसका दोस्त भी है, कॉल करके याद दिलाता है कि कल रात को तुमने क्या किया था। बॉस को तो अच्छे से जवाब दे दिया था, लेकिन टायंग को साथ भी ये भी याद आ गया होता है कि इसने बॉस को नशे में गंदी गंदी गालियां दी थी और काम भी छोड़ दिया था। और तो और क्लब में जितने भी लोग थे ना, सबके लिए खाना और ड्रिंक के पैसे यहीं पे करके आया है और बिल देखकर इसकी आत्मा बाहर निकल गई होती है। अब ये रिग्रेट कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो जून की लाइफ में अब इसकी सिस्टर की शादी की तैयारियां चल रही होती है। आज ड्रेस लेने आए होते हैं दोनों। जून अपनी दीदी के लिए उसकी पसंद की लाइट खरीदना चाहती है एज अ वेडिंग गिफ्ट, क्योंकि उसकी दीदी को ये लाइट बहुत पसंद है, लेकिन ये लाइट बहुत महंगी आती है। इतने पैसे तो नहीं है इसके पास, क्योंकि तो छोटा मोटा काम करती है और अभी पढ़ाई कर रही है, इसलिए काफी उदास हो गई होती है और अपनी फ्रेंड से शेयर करती है सब कुछ। यहाँ पर टायंग के घर इसका असिस्टेंट और बॉस आए होते हैं। हालांकि दोनों इसका दोस्त ही होते हैं, इसका हालचाल लेने के लिए इसका मजाक बना रहे होते कि और भाई, नशे में कल रात को पूरा बैंक बैलेंस खाली करके आ गया है तू तो, और अब लोन मांग रहा होता है ये इनसे। बॉस बोलता है, लोन तो नहीं है, पर हाँ, तुम अपने कैमरास को बेच दो, बहुत पैसे आ जाएंगे। टाइम बोलता है, नहीं नहीं, कैमरा तो नहीं बेच सकता, ये तो मेरे लिए बच्चे जैसे है। और घर के और सामान को खोजने लग जाते हैं जिसको बेचकर इसको थोड़े पैसे मिल सके। तभी पुराने से बक्से में पर एक बहुत पुराना कैमरा और एक फोटो मिलती है जिसमें ये एक आदमी के साथ बैठा हुआ है। इनको लगता है कि टायंग का भाई या तो पापा होंगे। वहीं पर घर में इनको एक लाइट दिखाई देती है और ये वही लाइट होती है जो कि जून को खरीदनी है, सेम टू सेम। तो असिस्टेंट बोलता है, इसकी फोटो क्लिक करके हमको ऑनलाइन डाल देनी चाहिए, इससे तो पैसे आ ही जाएंगे। और ऐसा करते भी है। और जून ने तभी ऐप पर ये पोस्ट भी देख लिया होता, खुशी से पागल हो गई होती है, मैसेज कर देती है खरीदने के लिए और दोनों चैट करने लग गए होते हैं और डील की फाइनल लोकेशन पक्की की जाती है। अगले सीन में दोनों लोकेशन पर मिलते हैं। टायंग लाइट को अच्छे से पैक वैक करके लाया होता है, बोल रहा होता है कि इसको मैंने बहुत संभाल कर रखा है। जून बोलती है, ये तो मैं अपनी बहन के लिए एज अ वेडिंग गिफ्ट ले रही हूँ। टायंग बोलता है, झूठ बोल रही हो तुम। जून बोलती है कि ये लाइट असली तो है ना, नकली तो नहीं है ना। इतने में दोनों की बहस होने लग गई होती है। फिर दोनों एक कैफे में आ गए होते हैं और कवर से बाहर निकाल कर लाइट को अच्छे से चेक कर रही होती है ये। इसने एक एक चीज को अच्छे से जूम कर करके देखा। लाइट बहुत ही सुंदर है और इसी दौरान टायंग बताता है कि मैंने इसे कैसे संभाल कर रखा है, रोज सफाई करता था इसकी। जून ने लाइट पर कब्जा कर लिया होता, बोलती है, अब ये मेरी है, दूर हो जा, छूना मत इसको। टायंग बोलता है, ठीक है, लेकिन पैसे तो दे दो पहले। ये बोलती है, लाइट छोड़ो पहले। और ऐसी बहस करते हुए दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और लाइट भी गिर जाती है। टायंग लाइट को पकड़ लेता है और उठा कर रखता है। चेक करते हैं तो लाइट के अंदर जो बल्ब होती है वो टूट गई होती है। इतने में वेट्रेस आ गई होती है, बोलती है, वो तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, सबको परेशान करके रखा है दोनों ने। और दोनों को बाहर भगा दिया होता है, बाहर आकर लड़ने लग गए होते हैं। टायंग जून को भगा देता है और जून भी टूटी हुई लाइट छोड़कर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि अभी ये उसको नहीं चाहिए।
इतने में टायंग का फ़ोन बजने लग गया होता है, चेक करके देखता है तो जून का फ़ोन होता है। जब दोनों गिरे थे तो फ़ोन एक्सचेंज हो गया था। जल्दी से घर पे लाकर फ़ोन को चार्जिंग पर लगाता है। इतने में जून कॉल करके इस पर चिल्लाने लग गई होती है, "मेरा फ़ोन लेकर कैसे गया तू? छोड़ूँगी नहीं तुझे। मेरे जीजू पुलिस में बर्बाद कर दूँगी तुझे। तू तो गया बेटे।" लेकिन टायंग इसको मिलने के लिए बुला रहा था कल वाली लोकेशन पर ही। जून बोलती है, "नहीं, नहीं, वो जगह मेरे घर से 3 घंटे दूर है।" तो तुम्हें कल एक लोकेशन देती है और वहाँ पर इसको बुलाती है जहाँ इसकी फैमिली मीटिंग होने वाली है। और तभी टाइम इसके फ़ोन का वॉलपेपर देखता है जिसमें जून एंड इसके दीदी एंड जीजा की फ़ोटो लगी होती है। टाइम इस लड़के को जानता है क्योंकि ये टायंग का बड़ा भाई होता है, अभी सगा अपना। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वूजिन यानी टायंग के भाई ने टायंग को बचपन में ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया था। टायंग बहुत चिल्ला रहा था लेकिन उसका भाई वापस नहीं आया था। यहाँ पर तीनों को हम एक साथ देखते हैं फैमिली मीटिंग में खाना खाते हुए। यहीं पर टायंग आ गया होता फ़ोन लेकर और अपने भाई से बोल रहा होता है, "और भैया कैसे हो? पहचाना मुझे?" सबको बताता है कि मैं इनका छोटा भाई हूँ और खाना खाने लग गया होता है। खाने के बाद जून बोलती है, "तुम तो अनाथ थे ना, तो ये भाई कहाँ से आ गया तुम्हारा अचानक?" टायंग बोलता है, "हाँ, वो मेरा भाई ही है।" इधर वूजिन अंदर एक्सेप्ट कर रहा होता है अपनी होने वाली वाइफ से कि हाँ, वो मेरा भाई है। तभी दोनों आ गए होते अंदर और चारों में बात होने लगी। टायंग ने बताया कि मेरा प्रोफ़ेशन क्या है? फिर जून की बहन ने ऐज पूछी इसकी। टायंग बोलता है, "क्या भैया आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया अपनी होने वाली वाइफ़ को?" वूजिन इसको बोलता है कि बाहर चलो मुझे कुछ बात करनी है। टायंग बोलता है, "कौन-सी बात करोगे? यही ना कि मुझे ऑर्फ़नेज में क्यों छोड़कर आ गए थे?" और बोलता है कि इस आदमी से शादी मत करना, ये घटिया आदमी है, अपनी फैमिली तक का सगा नहीं हुआ ये, भरोसे के लायक नहीं है और बोलकर यहाँ से चला जाता है। ओजिन बाहर इसको रोकने भी आया होता है, लेकिन टैंक बोलता है कि तुम्हारी वज़ह से मेरी लाइफ़ हेल बन गई थी और यहाँ से चला जाता है। घर आकर एक बॉक्स को खोलता है, वही पुराने वाले बॉक्स को, जिसमें वही ओल्ड कैमरा होता है और हमें पता चलता है कि ये इसके भाई ने ही बचपन इसको खरीद कर दिया था, जिससे टैंक बचपन से ही फ़ोटो क्लिक किया करता था। लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी लेकिन एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इसका भाई इसको ऑर्फनेज के बाहर लेकर आया और कहा कि देखो तुम यहीं पर खड़े रहना, जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। टायंग रो रहा था लेकिन ऊजिन वहाँ से चला गया और ऐसे ही बारिश रुकने का इंतज़ार करते-करते काफ़ी टाइम बीता। जब बारिश रुक गई फिर भी ऊजिन नहीं आया और उसी ऑर्फनेज में टायंग को ले लिया गया था। वापस प्रेज़ेंट में दोनों की शादी हो रही होती है, मैं पर देखते हैं और जून देख रही है और ऊजिन की फैमिली की तरफ से कोई नहीं आया। और ऐसे ही हमें फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ चेंज हो गया होता है सबकी लाइफ में, टाइम अच्छा कमाता है। इसने एक अपार्टमेंट भी बाय कर लिया, फ़ोटोग्राफ़ी भी छोड़ दिया इसने और अब ये कुछ नया काम शुरू करने वाला होता है। जून भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक कंपनी में काम करने लग गई होती है, लेकिन आज तक ये परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं बन पाई है वहाँ पर। इसी वजह से बहुत ही नाखुश होती है और यहाँ से भी ये काम छोड़ देती है। बॉस भी बोल रहे होते हैं कि देखो लोग पैसे देकर यहाँ पर परमानेंट जॉब लेते हैं। जून की लाइफ ठीक नहीं चल रही होती। इसकी बहन ने इसको फ़ोन करके अपने घर बुलाया होता है और बताती है कि देखो तुम्हें अब मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाना चाहिए और तुम न्यू कंपनी में अप्लाई करती रहो और जॉब तो तुम्हें मिल ही जाएगी, परेशान नहीं होते। इसलिए इसकी बहन ने इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी खरीदी होती है, एक रूम भी बना के रखा होता है सुंदर-सा, जहाँ पर ये चाहती है कि जून रहे और यहीं से पढ़ाई करके उस कंपनी में इंटरव्यू दे और नौकरी करे। जून भड़क गई होती कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? मैं खुद कर लूँगी सब। आप मेरे पर एहसान मत करो और उल्टा-सीधा बोलने लग गई होती है अपनी दीदी को क्योंकि अंदर से गुस्से से भरी हुई है क्योंकि इसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। और ये बोल के चली जाती है कि मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊँगी। इसकी दीदी ने रोकना चाहा पर वो सुनती नहीं है। इसलिए वो अपने हस्बैंड ऊजिन को कॉल करती है। ऊजिन बोलता है, "अरे कोई बात नहीं, वो गुस्सा है, ठीक होगी तो आ जाएगी।" और आज इनकी एनिवर्सरी भी होती है ना, तो कुछ स्पेशल करने वाले हैं दोनों। लेकिन तभी ऊजिन को मैसेज आता है कि इनके फादर जेल से छूटने वाले हैं, मतलब इसके फादर भी हैं जो कि जेल में हैं। खैर ऊजिन टाइम को कॉल करने लग गया होता है और सामने से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। ये काफ़ी परेशान हो गया होता है, पता नहीं क्यों जब से इसके फादर के बारे में इसको पता चला है कि वो बाहर आ रहे। वाइफ पूछती भी है कि क्या हो गया? टाइम से रिलेटेड बात है कोई? ऊजिन बोलने वाला था कि हाँ, पर वो बात क्या थी ये बताता है। इससे पहले ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया होता है। दूसरी तरफ जून ने न्यू कंपनी में अप्लाई कर दिया होता है और तभी इसको एक्सीडेंट की खबर मिलती है। इधर टायंग अपने कंप्यूटर पर बैठकर एक घर को डिज़ाइन कर रहा होता है, तभी इसको भी सेम खबर मिलती है। जून तो भागते हुए हॉस्पिटल जा रही होती है, बहुत उदास अपनी बहन के साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रही होती है।
लेकिन दूसरे से टाइम कि आराम से जा रहा होता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें कुछ देर बाद फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, दोनों काफ़ी दुखी होते हैं। जून और टांग आज पूरे 3 साल बाद एक-दूसरे से मिल रहे होते हैं। अभी दुःख मना ही रहे थे कि तभी साइड रूम से एक टटलर बाहर आता है, यानी कि 20 महीने का वूजिन का बेटा वूजू रोने लग गया चिल्ला-चिल्ला के। जून इसको सँभालती है, फिर वूजू टायंग के पास चला गया होता है भागकर और ऐसे ही सामने से फ्लावर आ रहा था, जिससे ये टकरा जाता और जून भागती है बचाने के लिए और टायंग इसको धक्का मार देता है गलती से, जिससे गिरने की वजह से जून के हाथ में चोट लग गई होती है, जिसकी वजह से इसको जल्दी से हॉस्पिटल भागना पड़ा। वहीं पर वूजिन के सभी कलीग्स आते हैं, सब एक-एक करके आते हैं, मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छा आदमी था। लेकिन अब वूजू टायंग को परेशान कर रहा होता है, फिर अपनी उँगली को नोज़ में डाल के क्रीम निकाल के खाने लग गया होता है, जिसको देखकर टायंग को उल्टी होने लग गई होती है और इसके पास भागा-भागा आ रहा होता है। टायंग डर चुका होता है इस बच्चे से। फिर वूजू ने इस पर उल्टी कर दी होती है। टायंग बहुत गुस्सा हो रहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आया क्यों? कर क्या रहा हूँ? मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है इन लोगों से। फिर वूजू को बाल्टी में बैठाकर घसीटते हुए बाहर लेकर आता है। मतलब फुल ड्रामा चल रहा होता है। लोग तो अजीब-अजीब बातें करने लग गए होते कि देखो कैसा अंकल है, बच्चे की केयर नहीं करता बिल्कुल भी। इतने में जून आ गई होती है हॉस्पिटल से और बोलती है कि मेरा बच्चा बाल्टी में क्यों बैठा है? और उसको उठाने लग गई होती है, लेकिन इसके हाथ में चोट लगी है ना। इतने में जून की फ्रेंड आ गई और उसको कम्फर्ट करती है। फिर कुछ देर बाद ये लोग यहाँ से जाने लग गए होते हैं सब खत्म-वत्म करके। इतने में सामने से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी आ गया होता है और जवाब पूछ रहा होता है इस सवाल का कि बच्चे को कौन पालेगा? टायंग बोलता मुझे क्या पता कौन पालेगा, मैं नहीं जानता इसको और मना करके यहाँ से बाहर चला जाता है। जून पालने को तैयार हो गई होती है क्योंकि वही पालेगी, उसको ऑलरेडी पता है इसका हाथ टूटा हुआ है, तो अभी के लिए टायंग इसका सामान उठाकर टैक्सी में रख देता है और बोलता है कि मज़े करो दोनों और आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना और वूजू को कैंडी खिलाकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर इसका एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 कुछ देर में रिलीज़ हो जाएगा, उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ तब तक के लिए बाय।